आशीष भार्गव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। आशीष, एक एक करके यदि आप हमको बताना चाहें कि आज अदालत में किन किन चीजों पर सुनवाई हुई, किन किन चीजों पर बात हुई, और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कई बार यह हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट विधानसभा या संसदीय प्रणाली से जुड़े हुए मुद्दों पर तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई ठोस कदम या फैसला ना उठा लिया जाए। इन बातों का भी हवाला दिया गया था। उस पर क्या रहा? क्योंकि यहां तो देखिए नोटिस स्टेज पर ही सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी इन बागी विधायकों को। पूरा अगर आप एक सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि क्या हुआ। आशीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? आशीष भार्गव, तो आशीष भार्गव को मेरी आवाज अभी नहीं आ रही है। वापस जाने की कोशिश करेंगे उनके पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आशीष, अब मुझे बताया जा रहा है कि सुन सकते हैं। सवाल दोहराइएगा। हाँ आशीष, मेरा सवाल यह है कि अगर आप एक सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि हुआ क्या था आज अदालत में, और उसके बाद फिर मैं अपना अगला सवाल पूछूंगा। जी संकेत, देखिए यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार ठाकरे की तरफ से और शिवसेना का जो ग्रुप है ठाकरे ग्रुप, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत इस स्टेज पर, इस चरण पर स्पीकर की कार्रवाई में दखल नहीं दे सकती है, क्योंकि एक तरह की सदन की कार्रवाई है और ये संवैधानिक पद है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का। उस पर कोर्ट फाइनल जो आदेश आए उसकी न्यायिक समीक्षा तो कर सकती है, लेकिन कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा इस चरण में नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाला दे रहे थे बार बार अभिषेक मनु सिंघवी 1992 के कियोतो का और उसके बाद 2016 के अरुणाचल प्रदेश के केस का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल जोड़ा कि क्या ऐसे समय पर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर कार्रवाई जारी रख सकता है जब खुद उसी के खिलाफ उसको हटाने का नोटिस विधायकों ने दिया है। पहले उसको वो डिसाइड करना चाहिए क्या अपने ही केस में वो खुद जज बन सकते हैं, क्या डिप्टी स्पीकर या स्पीकर खुद ही अपने खिलाफ जो नोटिस आए हैं उन पर कोई फैसला दे सकते हैं। ये बड़े सवाल यहाँ पर कहे हैं और कहा है कि जो पहले की स्थिति थी वो हालात अलग थे, ये हालात अलग हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आगे ये सुनवाई करनी होगी। लेकिन शिंदे ग्रुप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि वक्त नहीं दिया गया है, 2 दिन का वक्त सिर्फ दिया गया नोटिस और जवाब देने के लिए, जबकि नियम कहते हैं 14 दिन। पहले के केसों में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने भी कहा है 14 दिन कम से कम जवाब देने के लिए मिलना चाहिए। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के ये खिलाफ है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार जो गठबंधन की सरकार है उसके इशारे पर डिप्टी स्पीकर फैसला ले रहे हैं और इस अवैधता की कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए, कोर्ट को बिल्कुल दखल देना चाहिए। तो यहां पर एक बड़ा मुद्दा यह हो गया है कि एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि नोटिस का जवाब नहीं दिया था, लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर की तरफ से राजीव धवन ने कहा कि उनको ये नोटिस मिला था और स्पीकर ने इस पर जवाब भी दिया था और स्पीकर ने इसे ये कहा कि इसे रिकॉर्ड में इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि विधायकों की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ये नोटिस नहीं मिला था। एक वकील विशाल चोपड़ा के नाम से ये नोटिस स्पीकर को दिया गया था, लिहाजा इसकी ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं थी, तो ऐसे में इसको जवाब को ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा स्पीकर ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को ले लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्पीकर को बताना पड़ेगा कि उनको नोटिस मिला था या नहीं मिला था, उन्होंने इस नोटिस का क्या किया, खारिज किया तो किस बिना पे किया, क्या स्पीकर अपने ही फैसले में डिप्टी स्पीकर जज बन सकते हैं। यह बड़ा सवाल है जो संवैधानिक सवाल सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है। क्योंकि आप देखें तो एक कानून की अवधारणा है संकेत कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो, जिसको संविधान ने इतनी अपार शक्तियां दी हैं, वो भी अपने केस में खुद जज नहीं बन सकता है। तो ऐसे में ये संवैधानिक सवाल बड़ा सवाल इसलिए हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि अभी तक जो फैसलों के हवाले जो दिए जा रहे हैं, चाहे वो कियोतो का 1992 का हवाला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हवाला हो 2016 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, उनमें कहीं भी यह स्थिति नहीं थी कि जब खुद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ही संदेह के दायरे में हो और विधायकों के यानी सदन के कुछ सदस्य जो हैं
और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सदस्य उसी के प्रति जो है अविश्वास पैदा कर रहे हैं और उनको हटाने की मांग कर रहे हो। तो ऐसे में संवैधानिक स्थिति क्या होनी चाहिए, कौन उन अर्जियों का फैसला करे, क्या खुद स्पीकर उन अर्जियों का फैसला कर सकते हैं, क्या ऐसा फैसला करते समय वो बायस नहीं होंगे, क्या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि ये एक न्यायिक अवधारणा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार बोला है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स अपने केस में जज नहीं बन सकता है। और ये जो सुई है महाराष्ट्र राजनीतिक संकट की, वो सुप्रीम कोर्ट में यहीं आकर अटक गई है और जज भी यही सुनना चाहते कि आखिर क्या हो। तो लिहाजा एक बड़ी राहत शिंदे ग्रुप को है और वो राहत मिलनी लाजमी थी संकेत, क्योंकि अंतरिम आदेश देना मजबूरी था, क्योंकि आज 5:30 बजे तक अगर जवाब दाखिल नहीं होता, अयोग्यता की कार्रवाई पर डिप्टी स्पीकर आगे बढ़ते तो वो अयोग्य घोषित हो सकते थे और ये फिर दोबारा से लाई ना जाने वाली सिचुएशन हो जाती, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करना था। और एक ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्पीकर सीधे आगे बढ़े, वो अयोग्य घोषित कर दे और ये जो याचिका है यहां पर वो तो डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ है, वो तो इसी के खिलाफ है। स्पीकर अयोग्यता की कार्रवाई पर आगे नहीं बढ़ सकते तो वो प्रभावहीन हो जाती, निष्प्रभावी हो जाती। तो ऐसे में रिवर्सिबल सिचुएशन को ना आए, दोबारा से एक ऐसा कोई ऐसा कदम ना उठ जाए पेटिशनर के लिए जो वो दोबारा से वो विधायक ही नहीं रहेंगे तो ये केस खत्म हो जाएगा। तो यहां पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, एक बड़ा दखल यहां पर सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बताया है कि जब बात इंसाफ की होगी और जब इस तरीके के मामले आएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि इस स्तर पर न्यायिक कार्रवाई पर दखल नहीं होगी, अदालती कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की कार्रवाई है वो न्यायिक कार्रवाई नहीं है, वो क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक कार्रवाई है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान ने बहुत असीमित अधिकार दिए हैं और उसी का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और 11 जुलाई 5:30 बजे तक अयोग्यता की कार्रवाई पर स्पीकर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी अयोग्यता की कार्रवाई। शिंदे ग्रुप को एक बहुत बड़ी राहत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ग्रुप चाहे तो कोई भी अपना जवाब दाखिल कर सकता है, लेकिन वो एक कहने वाली बात है, कोई जवाब दाखिल शायद ही करेगा, लेकिन एक बड़ी राहत संकेत है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि प्रदेश में किसी भी बागी एमएलए पूरे 39 उनके परिवार या उनकी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने को कहा है। तो फिलहाल आज की गेंद जो है वो शिंदे ग्रुप के पाले में गई है। महाराष्ट्र सरकार ने भरोसा भी दिलाया है कि वो सुरक्षा करेंगे, लेकिन एक चिंता ठाकरे ग्रुप को और है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सदन की किसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है, तो ऐसा ना हो कि एमएलए जो बागी विधायक हैं या कोई भी पार्टी सदन में फ्लोर टेस्ट की मांग कर ले, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो सरकार गिर सकती है। तो ऐसे पे सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, जो हालात अभी आए नहीं उस पर फैसला नहीं दे सकते हैं। और जब भी किसी को लगता है कि कोई गैरकानूनी काम हो रहा है तो कोई भी नागरिक जो है वो कोर्ट आ सकता है। तो फिलहाल कोर्ट आने के रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन फिलहाल अयोग्यता का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया शिंदे ग्रुप के। जी बिल्कुल, विस्तार से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भार्गव।